लोग कल के क्लास में आवर्त सारणी पढ़ रहे थे। ठीक है, आवर्त सारणी की रूपरेखा कुछ बिंदु हो गए थे, कुछ आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। क्या बताया था हमने, क्या क्या पढ़ लिया था? आवर्त सारणी में कुल 36 पंक्तियां कितनी हैं? बोलो। 7 36 पंक्तियां कितनी हैं? उन 7 36 पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? सब बोलो, कल पढ़े थे ना, बोलो बोले। उन 7 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर पंक्तियों की संख्या कितनी है? 18 है। उनमें कितने वर्ग बनते हैं? इन सभी को हम वर्ग या समूह या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। ठीक है, 8वें और शून्य समूह को छोड़ करके अन्य समूहों को उपसमूह या उपवर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? आवाज नहीं आ रही है, पढ़ के नहीं है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? दूसरे में कितनी है? तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में। तो पहले आवर्त को हम क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। दूसरे तीसरे को लघु आवर्त, चौथे पांचवें को, छठे सातवें को। हालांकि 7वें आवर्त को हम अपूर्ण आवर्त भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका क्षणिक अस्तित्व है, अभी उनकी खोज पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। यही सब हम लोगों ने पढ़ा था। ये मॉडल जो आधुनिक मॉडल है, ये किसने दिया था? ऐसा कुछ मॉडल है ना ये? आवर्त सारणी का ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया बताइए? ये मॉडल किसने दिया था? बोले नहीं तुम। किसने दिया बताइए? रैंक बर्नर ने। किसने दिया? यहाँ कितने ये इसमें ये कौन सा है बताओ? ये फर्स्ट ए है और ये कौन सा है? सेकेंड ए है। ये कौन सा है? थर्ड ए। फिर ये कौन सा है? 4A। फिर ये कौन सा है? 5A। फिर ये कौन सा है? 6A। फिर ये वाला कौन सा है? 7A। फिर ये कौन सा है? शून्य समूह है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था? इसको हम क्या कहते हैं? बोलो। एस ब्लॉक कहते हैं। ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। और यहां से यहां तक ये कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। इन दोनों के बीच में जो ब्लॉक है, इसमें कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं बताइए? कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं? 10। इसको हम क्या बोलते हैं? बोलो। थर्ड बी। इसमें सभी बी हैं। थर्ड बी। फिर इसमें 4B, 5B, 6B। फिर ये कौन सा है? 7B। और 8वां 3 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के मिलने से बना है। 8वें में कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं? 3। फिर कौन आता है? फर्स्ट बी। और फिर कौन आता है? सेकेंड बी। इनको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? रैंक बर्नर के द्वारा। इसीलिए इस आवर्त सारणी को हम रैंक बर्नर की आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बोहर के सिद्धांत के आधार पर इसको बनाया गया और बोहर ने जो सिद्धांत दिया उसके बाद इसको बनाया गया। इसलिए इस आवर्त सारणी को हम बोहर की आवर्त सारणी भी कहते हैं। मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा था और
इस आवर्त सारणी में इन दोनों वैज्ञानिकों ने, किसने, बोहर ने और रैंगबर्नर ने, किस आधार पर रखा, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा। ठीक है, तो चूंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ही कुछ संशोधन कर दिया गया, इसलिए इसे हम मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम जादुई आवर्त सारणी भी कह सकते हैं, या तत्वों का जादुई वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। ठीक है, सबसे नीचे कौन है बताओ? सबसे नीचे कुल कितनी पंक्तियां हैं? 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं। उन 2 क्षैतिज पंक्तियों में कुल कितने तत्व रखे गए हैं? 28 तत्व रखे गए हैं, बताया था मैंने कल। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, एक एक्स्ट्रा बन गया है। चलिए इसे हटा दी। तो ये कौन सा आवर्त है? पहला। ये कौन सा है? दूसरा। ये कौन सा है? तीसरा। ये कौन सा है? चौथा। ये पांचवा। ये कौन सा है? छठा। ये सातवां है। ठीक है, इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? पहले आवर्त में 2 है, इसमें कितनी है? 8 है। इसमें कितनी है? इसमें कितनी है? 18 है। इसमें कितनी है? इसमें कितनी है? 32। इसमें कितनी है? 32 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रखे गए हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांसियम और रेडियम। इन तत्वों को इसमें रखा गया है। नहीं, ऊपर नीचे हो गया ये। स्ट्रांसियम यहां होता है और बेरियम यहां होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जितनी बात बतानी है उसी को आगे बात करेंगे। इन तत्वों को, यानी फर्स्ट ए समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातुएं कहा जाता है। क्षारीय धातुएं क्या कहते हैं? ये जो बातें जितनी पढ़नी थी पढ़ ली, अब आगे की बात देखिए। क्षारीय धातुएं कहा जाता है, यानी एल्कलाइन मेटल्स। एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। इन्हें क्षारीय धातुएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और जल से क्रिया करके प्रबल क्षार बनाते हैं। इनके ऑक्साइड कैसे हैं? क्षारीय हैं और जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? प्रबल क्षार बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम का ऑक्साइड कौन होता है? Na2O। ये जल से क्रिया करके क्या बनाता है? NaOH क्षार बनाता है। पोटेशियम का ऑक्साइड K2O जल से क्रिया करके क्या बनाता है? KOH बनाता है, जो कि कौन है? क्षार है। तो ये जो होते हैं, ये फर्स्ट वेव समूह के तत्वों या जो धातुएं हैं, इनके ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं और जल से क्रिया करके प्रबल क्षार बनाते हैं, इसलिए इनको हम क्षारीय धातुओं के नाम से जानते हैं। हालांकि यहाँ पर हाइड्रोजन धातु नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के गुण इनसे मैच करते हैं, मिलते जुलते होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन को क्षारीय धातुओं के साथ रखा जाता है। अगर हम बात करें सेकेंड वेव समूह की, इसकी बात करें, तो इसे हम क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्षारीय मृदा धातु क्यों कहा जाता है? क्षारीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, जैसे कैल्शियम है। कैल्शियम के ऑक्साइड कैल्शियम का ऑक्साइड कौन है? CaO, जो कि एक क्षार है और जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? ऑक्साइड तो क्षारीय है ही, लेकिन जल से क्रिया करके क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम का जो ऑक्साइड है CaO, देखिए लोग क्या कहते हैं, ये केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है। मैं बिल्कुल कहता हूं, अगर कोई चीज
पूरे 2 साल तो मेरे पास पढ़ोगे, दोनों सालों में अगर कोई भी चीज रटनी पड़ जाए तो मुझसे शिकायत करना। कुछ रटने वाला है ही नहीं, रटना साफ साफ बना है एकदम यहाँ पर। लेकिन होता क्या है, बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये, ठीक है, बहुत मजेदार अच्छा सब्जेक्ट। लेकिन कब, जब आप शुरुआत से सारी बारीकों को ध्यान से समझते हुए पढ़ेंगे। अब तुमने रट्टा मार लिया कि फर्स्ट एवं समूह के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, झूम झूम के रट्टा मार लिया, है ना। क्षारीय मृदा धातु किसको कहते हैं, सेकेंड एवं समूह के तत्वों को। ये रट्टा मार लिया, भूल जाओगे। लेकिन अगर इनसे जुड़ी कुछ कहानी, कुछ एग्जाम्पल, यानी इनसे सीखने के उद्देश्य से पढ़ोगे कि हमें सीखना है, इनको जान लेना है अच्छे से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, जैसे CaO है, ये क्या करता है, ये जल से क्रिया करता है, क्या बनाता है, CaOH का होल ट्वाइस, क्षार बनाता है। तो इसका जो ऑक्साइड है वो क्षारीय है, और जल से क्रिया करके क्या बनाता है, क्षार बनाता है। MgO भी जल से क्रिया करता है, रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी उन चीजों पर हम जाना नहीं चाहते, ठीक। लेकिन जल से जब क्रिया होगी तो क्या बनेगा, MgOH का होल ट्वाइस। जब रिएक्शंस पर चर्चा करेंगे तो खूब उनको भी समझाया जाएगा। लेकिन अभी मोटी मोटी बातें समझिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम या जितनी भी धातुएं हैं, ये सेकेंड एवं समूह की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये जो धातुएं हैं, ये जल, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, और जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय। यार मृदा कहाँ से आ गई है ये, तो इसको भी जाना जाए। क्षारीय तो हमने जान लिया कि क्षारीय धातु इनको कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, क्योंकि जल से क्रिया करके क्षार बना। लेकिन मृदा क्यों कहा गया, तो मृदा मतलब क्या होता है, मृदा देखी तुमने, नहीं देखी है, ये तुम अभी तो कह रही नहीं देखी, तुमने देखी मृदा, कहाँ देखी है, तुमने मृदा देखी है, कहाँ देखी है, हर जगह है, अच्छा। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। मिट्टी को कभी पिघलाया है किसी ने, मिट्टी को गर्म करिए और पिघला दीजिए, क्या पॉसिबल है, क्या संभव है, मिट्टी को क्या पिघलाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इनके जो ऑक्साइड हैं उनको पिघलाया नहीं जा सकता, अर्थात अगलनीय है। जैसे मिट्टी अगलनीय, गल नहीं सकती है। ऐसा नहीं कि धूप में उसको डाल दिया तो गल जाएगी मिट्टी, ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा नहीं होता है ना। अगर ऐसा होता तब तो हम लोगों के खेत खलियान सब गल जाते। हम सुबह शाम को मतलब एक सुबह धान लगाते और दिन में धूप निकलती तो मिट्टी गल जाती, सब बेकार हो जाता। तो मृदा जो है अर्थात मिट्टी अगलनीय होती है, गलती नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इन धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो मृदा के समान अगलनीय होते हैं। जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड चूना है, बिना बुझा चूना CaO, इसको लाइए आप और गर्म करिए, कितना ही गर्म करिएगा ये गल नहीं सकता, पिघल नहीं सकता। और पिघला दो अगर तुम गर्म करके, ठीक है, तो फिर जो है हम पढ़ाना बंद कर देंगे और क्या करेंगे, इससे बड़ी बात क्या कहें, ठीक है। तो इनके ऑक्साइडों को, ये जो धातुएं हैं, इनके ऑक्साइडों को आप पिघला नहीं सकते, इनके ऑक्साइड अगलनीय हैं, मिट्टी के समान, मृदा के समान। तो यहाँ पर दो शब्द क्षारीय और मृदा, दो शब्द क्यों लाए गए हैं, क्योंकि पहली बात इनके ऑक्साइड क्षारीय, जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। दूसरी बात ये ऑक्साइड मृदा के समान अगलनीय है, इसीलिए हम इन्हें क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं, क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड वेव समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट वेव समूह के तत्वों को क्षारीय धातुओं कहते हैं और सेकेंड वेव समूह के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अभी अगर सारी डिटेल इसी क्वेश्चन में हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आगे भी पढ़नी रहेंगी, इसलिए कुछ चीजों को बता दे रहे हैं, बाकी चीजों को हम बाद में स्टडी करेंगे। आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को, ये दूसरा और ये तीसरा आवर्त है, इस दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को हम प्रारूपी तत्व कहते हैं, प्रारूपी तत्व, या हम इनको निरूपक तत्वों के नाम से भी जानते हैं।
निरूपक तत्व क्यों कहते हैं, यानी अंग्रेजी में हम इनको टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स, प्रारूपी तत्व या निरूपक तत्व अंग्रेजी में टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। कारण क्या है, इनके जैसे गुण होते हैं वैसे इनके नीचे वालों के होते हैं। ठीक है, अर्थात लिथियम सोडियम के गुणों का अध्ययन कर लीजिए तो पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम के गुण लगभग वैसे ही होंगे, यानी सामान्य गुण जो जनरल प्रॉपर्टी हैं वो सेम होंगे। इसमें अगर आप बेरिलियम, मैग्नीशियम को स्टडी कर लीजिए तो इसके नीचे वाले तत्वों के गुण इन्हीं के समान होंगे, बेरिलियम और कैल्शियम के समान। तो आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व या निरूपक तत्व अंग्रेजी में टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। इनको याद रखने का पोइम हमने बता ही दिया है, हाय लीना के आरबीसीज फरार हो गए। हाय लीना के आरबीसीज फरार हो गए, इसको याद रखने का तरीका बता दिया है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए भी लिख सकते हो, बेचारा बाप क्या करेगा। तुम कार स्कूटर मांग रहे हो, कह रहे हो कि हमको चाहिए और नहीं तो हम जो है ट्रेन की पटरी पे लेट जाएंगे, तो एक पिता क्या करेगा। ठीक है, हाँ। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, हाय लीना के आरबीसीज फरार हो गए। ठीक है, बाकी इनकी चर्चा हम लोगों ने कल काफी करी ली थी। इसमें लास्ट में जो एलिमेंट रखे गए इनको क्या कहते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। रेडान एक रेडियोएक्टिव तत्व है और इन तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस तत्वों के नाम से जाना जाता है। अक्रिय गैस तत्व हम कहते हैं, इनको अक्रिय गैस तत्वों के नाम से जाना जाता है। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को, इन सारे तत्वों को, ये जो रखे गए हैं इतने एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को, ये जो 10 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं ये वाले, इनको हम संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। यानी अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ने को है। आवर्त सारणी अपने आप में बहुत बड़ा जो है बृहद एक टॉपिक है, अपने आप में पूरे एलिमेंट्स की पूरी दुनिया है। तो इसको आप कितना भी बढ़ाते चले जाइए, लेकिन एक क्वेश्चन की एक सीमा होती है कि कितना हम लोग पढ़ेंगे उसमें, तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो मोटी मोटी बातों को पढ़ लेते हैं। तो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनको हम संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं। जैसे जुकाम बहुत क्रियाशील है ना, आपको हुआ, आप इनके पड़ोस में बैठ गई, इन्होंने दोस्ती निभाई, इनको भी हो जाएगा। तो ये बहुत, क्योंकि उसका वायरस बहुत क्रियाशील है ना, संक्रामक रोग इनको कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रियाशील, बहुत गति से, तीव्र गति से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो इनकी भी क्रिया करने की गति बहुत ज्यादा होती है, बहुत तीव्र गति से क्रिया करने वाले तत्व होते हैं, इनकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है, रिएक्टिविटी बहुत हाई रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हम इनको संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। और अगर हम चर्चा करें तो आवर्त सारणी की सबसे बड़ी ये जो आवर्त सारणी बनाई गई, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव ने जो बनाई थी, उसमें धातु अधातु इधर उधर पड़े हुए थे, मिक्स पड़े हुए थे। लेकिन ये जो आवर्त सारणी बनी है, इस आवर्त सारणी की ये विशेषता है कि इस आवर्त सारणी में धातुओं को बाईं ओर, जो धातुएं हैं वो कहाँ रखी गई हैं, धातुएं कहाँ हैं, आवर्त सारणी में धातुएं बाईं ओर हैं, धातुएं बाईं ओर हैं। और अधातुएं कहाँ हैं, अधातुएं कहाँ हैं, दाईं ओर है, अधातुएं दाईं ओर। इसको भर लेते हैं, फिर देखो आपको तब बात समझ में आए। ठीक है,
इनकी सबकी पोएम हमने कल आप लोगों को बताई थी ना। बताओ इसकी क्या बताई थी? बैल गए इंडियन ट्राली में, इसकी क्या बताई थी? कसाई जी ने सेंट प्रभा को पीटा, इसकी क्या बताई थी? ना पकड़ो ऐसे सब बीमार हैं, ओस से टीपो, बताया था। इसका क्या बताया था? फिर कल पीसलपुर आए अटल जी, ये बताया था। इसको याद रखने का तरीका ही बताया था। लालू बोले सिपर नहीं देंगे प्राइम मिनिस्टर सबको मारने, यूरोप गए तभी दिया ने होल अर्थ में एटरबियम व ल्यूटीशियम खोजा, बताया था कल। इसको याद रखने का क्या तरीका बताया था? ऐसे थोड़े, सब लिखा देंगे, ऐसे तो भूल ही जाओगे। ऐसे थोड़े ही पालेंगे उनको नेपच्यूनियम पूरे अरमानों के साथ, सीएम के साथ ब्रेकफास्ट करके कैलिफोर्निया जाकर आइंस्टीन, फ्लेमिंग और मेंडल के लिए नोबेल प्राइज लाएंगे, बताया था। अब देखिए इस आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। आप यहां पर देखेंगे बोरान को हालांकि ध्यान दीजिएगा, बोरान को हालांकि धातु कहा जाता है। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, दूसरा कलर लीजिए, ये वाला ले लेते हैं। इन एलिमेंट्स को उपधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तरह से सीढ़ी बन जाती है, सीढ़ी। ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें जर्मेनियम भी शामिल है, इसमें एंटीमनी भी शामिल है। हाँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एंटीमनी भी है। सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम भी है यहाँ। इतने जो एलिमेंट्स हैं ये उपधातु हैं। कौन है ये? उपधातु हैं। इतने एलिमेंट्स देख लीजिए, यानी इनमें थोड़ा सा इनको हम इस तरह से किए जाते हैं। अर्थात इनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। धातु के भी गुण हैं और अधातु के भी हैं। ये नहीं, सेलेनियम नहीं है, सॉरी। तो इस प्रकार से जो एक सीढ़ी बन जाती है, इसमें बोरान पर हालांकि अभी तक कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इसमें मेटल्स के गुण ज्यादा हैं, इसीलिए इसे धातु माना जाए। तो बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, इतने एलिमेंट हैं ये। इनके इस साइड में जितने एलिमेंट हैं वो सब धातु हैं बाईं ओर, और इसके इधर जितने भी एलिमेंट हैं, यानी ये बॉर्डर लाइन है, वो सब अधातु हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सेलेनियम, आयोडीन, जेनान, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन और हीलियम, ये सारे एलिमेंट कौन है? अधातु हैं। तो यही इस आवर्त सारणी की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इसमें बाईं तरफ किनको रखा गया है? धातुओं को, और दाईं तरफ किनको रखा गया है? अधातुओं को रखा गया है। अब इनकी चर्चा कर लीजिए। ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक है ये, एफ ब्लॉक के तत्व हैं ये यहां तक। ये वाला लेंथेनम और एक्टिनियम नहीं है इसमें शामिल, ठीक है। एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें एफ ब्लॉक के तत्व क्यों कहा जाता है? इसमें कितने ब्लॉक हैं टोटल? 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक।
किसी ब्लॉक में उन तत्वों को क्यों रखा गया है? क्योंकि उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? उसी उपकोष में जाता है। जैसे जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता है उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहा गया। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है उन्हें पी ब्लॉक के तत्व। जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में जाता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो कुल 4 ब्लॉकों में इनको बांटा गया है। ठीक है, कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। अब इनकी जरा चर्चा कर लीजिए। परमाणु क्रमांक यहाँ पर इसका 58 है और यहाँ पर इसका 71 है और इसका यहाँ पर 90 है और इसका 103 होता है। तो परमाणु क्रमांक 58 से, इधर देखिए इनको, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जो तत्व हैं, इन तत्वों को लैंथेनाइट या दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जानते हैं। दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। लैंथेनाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंथेनम के बाद रखे गए हैं। कौन बात कर रहा है? इन तत्वों को चूंकि लैंथेनम के बाद रखा गया है इसलिए इनको लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहा जाता है। परमाणु क्रमांक इसका 58 है, लास्ट वाले का 71 है। तो परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं। चूंकि ये प्रकृति में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, जो 90 से लेकर के 103 तक के तत्व हैं, परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को हम क्या कहते हैं? एक्टिनाइट कहते हैं। एक्टिनाइट श्रेणी के तत्व कहा जाता है या हम इन्हें ट्रांसयूरेनिक तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं बताते हैं। ट्रांसयूरेनिक तत्व कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं। एक्टिनियम है ना, एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं इसलिए एक्टिनाइट कहा जाता है। और ये यूरेनियम आप लोगों ने खूब सुना होगा, यूरेनियम तो सुना होगा ना, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यूरेनियम के समान ये सारे तत्व रेडियो एक्टिव हैं। ऑल एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, किसके समान? यूरेनियम के समान। तो यूरेनियम के समान ये सारे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं इसलिए इन्हें ट्रांसयूरेनिक तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। और एक्टिनाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिनियम के बाद रखे गए हैं। इनको लैंथेनाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंथेनम के बाद रखे गए हैं। ठीक है, और दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी प्राप्ति दुर्लभ है। इनमें केवल प्रोमेथियम, ये वाला जो एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव है। प्रोमेथियम, ये वाला प्रोमेथियम केवल रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे तत्व नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व तो जानते ही होंगे, वे तत्व जो अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें जिनमें से निकलती हैं उनको हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ठीक है, तो प्रोमेथियम केवल रेडियो एक्टिव है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव हैं, लेकिन यहाँ पर यूरेनियम के समान सारे तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी जानकारियां हैं इसके बारे में, जितनी पढ़ी है उतनी लिख लीजिए। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से समझ लीजिए। आवर्त सारणी को कुल कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? बोलो। 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पहला ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक में कितनी ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं? कुल कितने तत्व रखे गए हैं? 13 तत्व हैं, 7 इसमें हैं और 6 इसमें हैं। इनमें से फर्स्ट वेव समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। बोलो तभी अभी याद हो जाएगा। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। क्षारीय धातुओं क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ऑक्साइड क्षारीय हैं और जल से क्रिया करके प्रबल क्षार बनाते हैं। जैसे सोडियम NaOH बनाता है, पोटेशियम KOH बनाता है, इसी प्रकार से अन्य भी। सेकेंड वेव समूह के तत्वों को क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात तो इनके ऑक्साइड क्षारीय हैं, जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं, और दूसरी बात ये मृदा यानी मिट्टी के समान इनके ऑक्साइड अगलनीय होते, कितना ही गर्म करोगे गलेंगे नहीं, पिघलेंगे नहीं। ठीक है, बात समझ आ गई। इस आवर्त सारणी में बाईं ओर किनको रखा गया है और दाईं ओर कौन रखे गए हैं? और ये जो बॉर्डर है यहाँ पर कुछ तत्व हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, एंटीमनी और पोलोनियम। बिस्मिथ तो धातु है। ठीक है,
तो इन तत्वों को उपधातु कहा जाता है। इनके इधर जितने हैं सब धातु, इनके उधर कितने जो भी हैं वो क्या है, अधातु हैं। यहाँ पर इन दो क्षैतिज पंक्तियों में जो तत्व रखे गए ये सब धातु हैं, सारे के सारे, कोई अधातु नहीं है। यानी इस दुनिया में अधातुओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अधातु तत्व जो कार्बन है उसके यौगिक बहुत हैं। इस अकेले कार्बन तत्व ने इतने यौगिक बना दिए जितने बाकी बचे हुए नहीं बना पाए, कई गुना अधिक यौगिक हैं इसके कार्बन के। जब हम लोग कार्बन रसायन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको भी बहुत विधिवत तरीके से जानेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को हम क्या कहते हैं, प्रारूपी तत्व या निरूपक तत्व कहते हैं, अंग्रेजी में टिपिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। शून्य समूह के तत्वों को अक्रिय गैस तत्व कहते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे से कोई क्रिया, कोई हीलियम का आपने यौगिक देखा नहीं देखा, क्योंकि इनका अष्टक विन्यास पूरा होता है, हीलियम, नियान, आरन, कप्टान, जेनान, रेडान। हालांकि जेनान के कुछ यौगिक बनाए गए हैं, ठीक है, कृत्रिम विधियों द्वारा, लेकिन प्रकृति में फिलहाल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें लिख लीजिए। और सबसे नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में रखे गए इस ब्लॉक को क्या कहते हैं, यह ब्लॉक। इसमें परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, लैंथेनाइड। क्यों कहते हैं, क्योंकि लैंथेनम के बाद रखे गए हैं। और इनको दुर्लभ मृदा तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी प्राप्ति दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं प्रकृति में। और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, एक्टिनाइड। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद रखे गए हैं। और ट्रांसयूरेनिक तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम के समान सारे तत्व कैसे हैं, रेडियो एक्टिव हैं। डी ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, उनकी क्रियाशीलता को देखते हुए इन्हें संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीजें लिख लीजिए। बाकी बहुत वैसे तो बहुत सी चीजें हैं, अभी तो पूरा पढ़ना है आगे, तो लिखिए आप लोग। कल हमने कितने पॉइंट लिख लिए थे, 4। अगला लिखो, लिखो 5वां लिखो, फर्स्ट ए तथा सेकेंड उप समूह के तत्वों को, फर्स्ट ए तथा सेकेंड ए उप समूह के तत्वों को क्रमशः क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, तथा क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। अगला, शून्य समूह के तत्वों को शून्य समूह के तत्वों को अक्रिय गैस तत्व या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, या उत्कृष्ट गैस तत्व कहते हैं। अक्रिय गैस तत्व या उत्कृष्ट गैस तत्व कहते हैं। अगला, आठवें समूह तथा सभी बी वर्गों के तत्वों को, आठवें समूह तथा सभी बी वर्गों के तत्वों को, आठवें समूह तथा सभी बी उपवर्गों के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। वही डी ब्लॉक वाले संक्रमण तत्व, और ब्रैकेट में डी ब्लॉक, संक्रमण तत्व, संक्रमण रामाऊ आगे पीछे कर दिया, संक्रमण तत्व ब्रैकेट में डी ब्लॉक कहते हैं।
आगे लिखो अगला पॉइंट, दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्वों को, दूसरे व तीसरे आवर्त के तत्वों को निरूपक तत्व या प्रारूपी तत्व कहते हैं। निरूपक तत्व या प्रारूपी तत्व कहते हैं। निरूपक तत्व या प्रारूपी तत्व कहते हैं। लिख लिया? कितने पॉइंट हो गए ये? 8 पॉइंट हो गए। नमा लिखो, इस आवर्त सारणी में धातुओं को बताओ किधर रखा गया है? बाईं ओर। धातुओं को बाईं ओर, तथा धातुओं को दाईं ओर रखा गया है। तथा धातुओं को दाईं ओर रखा गया है। पॉइंट नंबर 10, 10वां है ना? देखो, परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को, अब कुछ लोग कहेंगे सर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अभी सिलेबस जब हो तब देखिएगा। बहुत सिलेबस है, अगर तुम्हारी स्पीड से काम होगा तो नहीं हो पाएगा, तो 1-2 दिन दिक्कत होगी, फिर स्पीड अपने आप हाथ पकड़ लेगा। ठीक है? परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड, मेरी आवाज पर फोकस करिए, छूटेगा नहीं बिल्कुल। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। तथा परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को, तथा परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। एक्टिनाइड या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। सब लिखा है बोर्ड पर। आगे लिखो, इन दोनों प्रकार के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमने कल बताया था आप लोगों को, ये तत्व कहां पर होने चाहिए थे? यहां पर होना चाहिए थे। यहां पर लैंथेनम 57 होता है, ठीक है, और हाफनियम का कितना होता है? 72 होता है। तो 58 से 71 तक के तत्व कहाँ है? यही कहीं पर है ना, यहाँ पर है। और ये कौन किसका एरिया है? संक्रमण तत्वों का। यानी इन तत्वों को कहाँ होना चाहिए था? संक्रमण तत्वों के साथ में। एक्टिनियम का कितना है? 89। इसके बाद जो एलिमेंट यहाँ पर होता है उसका 104 होता है। तो 90 से 103 तक के तत्व कहाँ गए? यहाँ पर होने चाहिए। तो ये भी एरिया किसका है? संक्रमण तत्वों का। तो ये जो तत्व रखे गए हैं 58 से 71 तक के और 90 से 103 तक के, वो यहाँ होने चाहिए थे। और ये क्या है? संक्रमण तत्व। यानी संक्रमण तत्वों के अंदर ही ये तत्व होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में जा रहा था इसलिए इनको अलग रखा गया। तो चूंकि
संक्रमण तत्वों के अंदर होने चाहिए थे ये तत्व, इसलिए इन दोनों प्रकार के तत्वों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। लिखो, इन दोनों प्रकार के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। आंतरिक संक्रमण तत्व अंडरलाइन करो, लैंथेनाइट अंडरलाइन करो, एक्टिनाइट अंडरलाइन करो और आगे लिखो इसी पॉइंट में। इन दोनों प्रकार के तत्वों को, इन दोनों प्रकार के तत्वों को आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के नीचे, ऐसे लिखो, आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज पंक्तियों में साथ साथ रखा गया है। अगला पॉइंट नंबर 11 यानी 11वां पॉइंट लिखिए, इस आवर्त सारणी में तत्वों को चार ब्लॉकों एसपीडीएफ में विभाजित किया गया है, एसपीडीएफ में विभाजित किया गया है। फर्स्ट एवं सेकेंड वेव समूह के तत्वों को इसी में लिखते रहिए, फर्स्ट एवं सेकेंड वेव समूह के तत्वों को एस ब्लॉक में, फर्स्ट एवं सेकेंड वेव समूह के तत्वों को एस ब्लॉक में, कामा थर्ड ए से शून्य समूह के तत्वों को, थर्ड ए से शून्य समूह के तत्वों को पी ब्लॉक में, कामा सभी बी उपवर्गों सभी बी उपवर्गों, सभी बी जिसमें बी लगा हुआ है, फर्स्ट थर्ड बी, 4B, 5B, समझ गए ना, सभी बी उपवर्गों तथा आठवें रोमन में लिखिए, आठवें समूह के तत्वों को डी ब्लॉक में, तथा लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को, तथा लैंथेनाइट व एक्टिनाइट श्रेणी के तत्वों को एफ ब्लॉक में रखा गया है, एफ ब्लॉक में रखा गया है। और एक बात हमने आप लोगों को कल बताई थी, क्या बताई थी? हमने आप लोगों को बताया था कि ये फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड बी, 4B इन सबको अब खत्म कर दिया गया है IUPAC के नवीनतम सुझाव के अनुसार।
इन समूहों को समूह संख्या 1 से लेकर के 18 तक नंबरिंग दे दी गई है। यानी ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ए सेकेंड, ए मतलब थर्ड माने 3, ए 4, 5, 6, 7, ए 8 हो जाएगा, ए 9, ए 10, ए 11, ए 12, ए 13, ए 14, 15, 16, 17 और 18। इस आधार पर फर्स्ट ए को समूह संख्या 1 दिया गया है, सेकेंड ए को समूह संख्या 2 और थर्ड ए को समूह संख्या 13 कहा गया है। समझ में बात आ गई। और थर्ड बी को हम क्या कहते हैं, समूह संख्या 3। क्लियर है। तो लिखिए आप लोग, IUPAC के नवीनतम सुझाव के अनुसार, IUPAC के नवीनतम सुझाव के अनुसार, IUPAC के नवीनतम सुझाव के अनुसार दीर्घाकार आवर्त सारणी की अठारह ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को समूह संख्या 1 से 18 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। समूह संख्या 1 से 18 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रकार आधुनिक पद्धति में फर्स्ट ए उपसमूह को समूह संख्या 1 कामा सेकेंड ए उपसमूह को समूह संख्या 2 तथा थर्ड एव समूह को समूह संख्या 13 कहते हैं। तथा थर्ड एव समूह को समूह संख्या 13 कहते हैं। इसी प्रकार अन्य समूहों के नाम भी परिवर्तित किए गए हैं। इसी प्रकार अन्य समूहों के नाम भी परिवर्तित किए गए हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीट होता है, वैसे तो ये कंप्लीट हो ही नहीं सकता, कभी कुछ भी लिखते रहे।